जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो फिर से आज मैं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ नीरज सर के माध्यम से आप लोगों के बीच एक वीडियो लेकर के आ चुका हूं, जो कि अक्सर सीटेट की एग्जामिनेशन में या टेट की एग्जामिनेशन में बार बार इससे प्रश्न आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक विशेष टॉपिक जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले टॉपिक है। ये है टॉपिक हमारा पियाजे का सिद्धांत। पियाजे के सिद्धांत संबंधित आज जो हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, और इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग को ऐसे प्रश्नों के बारे में चर्चा करना है, ऐसे चीज़ों के बारे में सीखना है जिससे हमारे सीटेट एग्जामिनेशन में 10 नंबर पूरी तरह से आ जाएंगे। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से ज़बरदस्त तरीक़ा से पियाजे के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहे, इस वीडियो पर बने रहे, तथा अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ हम अच्छा स्कोर करें और अच्छे अंक से अपनी सीटेट की परीक्षा को पास करें, तो आप लोगों से दोस्तों गुजारिश यही है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए डालूं वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो आप लोगों को बस यही करना है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो आज जो है हम लोग जो है धुआं करने वाले हैं पियाजे के सिद्धांत को, यानी कि पियाजे के सिद्धांत को ऐसे आज हम लोगों को समझना है ताकि हम लोगों को फिर से भविष्य में कभी इससे संबंधित कोई समस्या न हो और हम अपने एग्जामिनेशन में बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर सके। तो ज़्यादा समय न लेते हुए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ देखिए, सिद्धांत हम लोग को पढ़ना है जीन पियाजे का, यानी कि जीन पियाजे के सिद्धांत में जो है हम लोग को पढ़ना है कहाँ से, जीन पियाजे का सिद्धांत। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि जीन पियाजे के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। तो जीन पियाजे के जो सिद्धांत है उसको संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। या फिर प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए इन्होंने जो है 0 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के उम्र के स्टेज जो होते हैं सभी बच्चों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया तथा अपने तर्क को अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो आज हम लोग इसको बहुत ही गौर से और ध्यान से इसको पढ़ेंगे, इसको सीखेंगे, ताकि हम लोग जो है सीटेट एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके। देखिए यहाँ पे जीन पियाजे के सिद्धांत को शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ों को जान लेना जरूरी है कि जीन पियाजे से संबंधित बहुत से ऐसे टॉपिक जो होते हैं हमारे सीटेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, यानी कि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे टेट या सीटेट एग्जामिनेशन में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को आज के इस टॉपिक में इस वीडियो में पढ़ना है। देखिए यहाँ पे जीन पियाजे की महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, यानी कि जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किन किन शब्दों का अधिक से अधिक माध्यम से प्रयोग किया है, उसके बारे में आज हम लोग को विशेष रूप से चर्चा करना है। तो देखिए आप लोग दोस्तों, यहाँ पे पहला शब्द जो है जीन पियाजे के प्रश्न में अक्सर आता है, ये है अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन को जानना जरूरी है, यानी कि जीन पियाजे से संबंधित कोई प्रश्न आता है और उसमें कोई शब्द जो है अनुकूलन से संबंधित होता है, यानी अनुकूलन होता है, तो हमारा आंसर सही होता है। इस तरह से हमारा दूसरा जो शब्द है वो समायोजन है, तीसरा जो है आत्म सात्करण जो है, चौथा है संतुलन, पांचवा है स्कीम और छठा जो है स्कीमा। ये सभी जो छः के छः जो शब्द है जीन पियाजे से संबंधित प्रश्नों में अक्सर हमको देखने को मिलता है। इन 6 शब्दों को हमें ध्यानपूर्वक समझना है। जहाँ भी जीन पियाजे से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो हमको अगर उन प्रश्नों में ये 6 के 6 ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑप्शन में कहीं लिखा हुआ मिल जाता है, तो समझ लीजिए कि वो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है आज इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे जो जीन पियाजे से संबंधित है, जिन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में लिखा है। तो यहाँ पे देखिए, अब आते हैं, सबसे पहले हम लोग जीन पियाजे के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो पहले हम लोग जानते हैं यहाँ कि जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी जीन पियाजे को विकासात्मक या संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक के रूप में जाना जाता है। दूसरा जो है हमारे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दूसरा चीज़ कि जीन पियाजे का जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है दोस्तों, हमको यहाँ पर इसके जन्म कब हुआ था इससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन बार बार एग्जामिनेशन में ये शब्द आता है, ये प्रश्न आता है कि जीन पियाजे का जन्म कहाँ हुआ था। यानी कि जीन पियाजे जो है जिन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उनका जन्म किस देश में हुआ था, वो किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। तो इसका आंसर आप लोगों को लगाना है कि वो कहाँ के थे, तो वो थे स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अगला देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को जानना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जीन पियाजे एक बेहतर दार्शनिक और साइकोलॉजिस्ट थे। जीन पियाजे जो है, जिन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, वो बहुत बड़े फिलोसोफर थे तथा साइकोलॉजिस्ट भी थे, यानी कि दार्शनिक और यह क्या थे, एक मनोवैज्ञानिक भी थे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए, जीन पियाजे जो है, जीन पियाजे महोदय का महत्वपूर्ण योगदान संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को माना जाता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए जीन पियाजे महोदय को संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, यहाँ देखिए, जीन पियाजे के बारे में और क्या चीज़ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट द चाइल्ड पुस्तक 1923 ईस्वी में लिखी थी। ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जामिनेशन में पूछता है कि जीन पियाजे ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, जो सर्वप्रथम पुस्तक लिखी थी, वो कौन सी पुस्तक थी, तो इसका आंसर हो जाएगा द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। और इस पुस्तक को उन्होंने कब लिखी थी, तो 1923 ईस्वी में लिखी थी। ये क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बहुत बार एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि ये क्या कह रहा है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं, वही टॉपिक है। और यह कहाँ के निवासी थे, तो यह स्विट्जरलैंड के निवासी थे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोगों को एक टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है कि संज्ञान, आखिर में संज्ञान होता क्या है। संज्ञान यानी कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि ये संज्ञान का अर्थ क्या होता है, संज्ञान आखिर में होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्राणी का वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान जिससे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है, यानी कि जो बच्चा होता है, जो प्राणी होता है, जिस वातावरण में रहता है, उस वातावरण के माध्यम से जो कुछ भी सीखता है, वो व्यापक और अस्थायी ज्ञान जो होता है, जिसको संज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिर आगे हम लोग देख सकते हैं संज्ञान विकास के बारे में। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है संज्ञान विकास में कि यह शैशवावस्था से प्रारंभ होकर के जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, यानी कि मनुष्य की जो सीखने की प्रवृत्ति होती है वो शुरू से, यानी कि शैशवावस्था से प्रारंभ होती है और पूरी जीवन भर यह चलते रहती है। चलिए आगे देखते हैं अगला। देखिए अगला टॉपिक क्या कह रहा है कि जीन पियाजे का सिद्धांत 4 स्तरों में वर्गीकृत किया है, जो इस प्रकार है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ से सीटेट में बार बार एक प्रश्न आता है कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो कितने स्तरों में बांटा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि बहुत बार ये एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है कि जीन पियाजे का सिद्धांत जो है वो कितने स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसके बारे में हम लोग जस्ट आगे चर्चा करेंगे। तो जीन पियाजे का सिद्धांत जो है वो 4 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है, और 4 स्तर कौन कौन से, इसके बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं थी, जिसमें से पहली अवस्था क्या है, संवेदी गामक अवस्था, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अवस्था है जो लास्ट की अवस्था है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, तो सबसे पहली अवस्था जो है उनकी संज्ञानात्मक विकास की वो कौन सी है, तो संवेदी गामक अवस्था, और सबसे अंतिम अवस्था जो है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब हमको इन चारों संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में एक एक करके विस्तार रूप से चर्चा करना है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहें तथा इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोग जो है सच्चा शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे, तथा आप जो है अपने फीडबैक को कमेंट के माध्यम से एक प्यारा सा कमेंट दे करके बतला सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं इसको लेकर के, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की जो भी अवस्थाएं हैं इनके बारे में हम लोग को एक एक करके चर्चा करना है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि संवेदी गामक अवस्था, पहली अवस्था जो होता है वो संवेदी गामक अवस्था है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये एक चित्र बना हुआ है, यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है एक छोटा सा बच्चा का। ठीक है, छोटा सा बच्चा का यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। इससे स्पष्ट यह होता है कि संवेदी गामक अवस्था जो होता है वो एक शिशु के रूप में जाना जाता है, यानी कि उसी की अवस्था के रूप में जाना जाता है। तो संवेदी गामक अवस्था जो होता है वो 0 वर्ष से 2 वर्ष तक की अवस्था को संवेदी गामक अवस्था के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बारे में भी हमको विशेष रूप से चर्चा करना है, तब तक पहले हम लोग को ये चीज़ समझना है। दूसरी जो अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
ठीक है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आप लोग देख सकते हैं इसका स्टेज जो होता है वो 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच होता है, यानी कि 7 वर्ष तक, 2 वर्ष से शुरुआत होती है और 7 वर्ष तक ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चलती रहती है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है इस अवस्था का जो एज होता है वो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होता है, ठीक है। इस तरह से आगे चलते हैं। अमूर्त या फिर इसको हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था लिखा हुआ है और इसको अमूर्त या औपचारिक दोनों संक्रियात्मक अवस्था के रूप में जाना जाता है। और यह स्टेज जो होता है वो 11 वर्ष से 18 वर्ष की एज होता है, ठीक है। तो ये हमारी 4 अवस्थाएं हुई। अब हम आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो अब हम यहाँ पे फिर से वही चीज़ मैं बार बार दिखलाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखिए इस तरह से प्रश्न, इस तरह के किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएँ होती है, तो इसको हम लोगों ने चर्चा कर लिया। यहाँ पे देखिए आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है, तथा उसका आयु स्टेज भी यहाँ पे लिखा हुआ, आप लोग ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं। फिर से देखिए वही चीज़ है यहाँ पे। फिर से पहला जो है पेशी संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है ये सॉरी यहाँ पे उल्टा दे दिया है, यहाँ पे होना चाहिए मूर्त होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे अमूर्त होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में, टाइपिंग करने में, तो इसके लिए थोड़ा सा खेद होगी। तो अब हमको यहाँ पे प्रश्न कैसे पूछेगा, तो पूछेगा कि संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं है। ये 4 अवस्थाएं दी हुई है और एक ऑप्शन दिया होगा, 3 अवस्था दी होगी और एक ऑप्शन दिया होगा इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगी। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है और इन चारों में से कोई एक नहीं होगा, तो समझ लीजिए कि वह संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं यहाँ पे। अब हम एक एक करके सभी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसमें पहला जो है जीन पियाजे की संज्ञानात्मक व्यवस्था की जो पहली अवस्था है, जिसको हम लोग बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था, जो 0 वर्ष से शुरू होता है और 2 वर्ष तक चलता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बच्चे का चित्र बना हुआ है, मतलब कि यह अवस्था जो है इसी स्टेज में आता है। तो यह है जो यह जन्म से 0 से यानी कि 2 वर्ष की अवस्था को हम लोग जो है संवेदी गामक अवस्था के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध द्वारा, स्वाद द्वारा, उसके माध्यम से ही वह ज्ञान को ग्रहण करता है। यानी कि संवेदी गामक अवस्था जो होता है, इसमें जो बच्चा होता है वो किसी वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, स्वाद लेके और सूंघ करके उस वस्तु की पहचान को करता है, ठीक है। यानी कि इस अवस्था में जो है उसकी ज्ञानेंद्रियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि बच्चा इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। यानी कि संवेदी गामक अवस्था में बच्चा जो है अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। यानी कि किसी भी मनुष्य में जो होती है 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है और इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा जो है अपने कार्य को करता है। अगला टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं, परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। तो बच्चा जो होता है यहाँ पे इस अवस्था में बच्चे के पास बुद्धि बहुत कम होती है, जिसके कारण वह यह नहीं सही और गलत को नहीं पहचान पाता है, जिसके चलते अगर कोई परिचित उसके पास जाता है तो उसे मुस्कुरा करके उनका स्वागत करता है, तथा कोई अपरिचित जाता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा है तो वहाँ पर वो जो है रो करके, चीख करके अपने भय को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगला देखते हैं, जैसे कैसे प्रदर्शित करता है, ये अपने कार्य को कैसे करता है। यहाँ पे हम लोग को देखना है कि जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा, इनके माध्यम से जो है वो अपने कार्य को करता है। इसमें पकड़ना, खेलना, लिखना, ये सारी क्रियाएं जो होती है वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला स्टेज जो है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के स्टेज को हम लोगों ने जान लिया कि वो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक चलता है। तो यह 2 वर्ष
से 7 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है। और इस अवस्था में बालक पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलने लगता है। देखिए, इस अवस्था में आते ही बच्चा जो होता है वो अपने पड़ोसी के जो भी बच्चे होते हैं उनके साथ खेलता है, उनसे बात करता है और उनके द्वारा सिखाए गए बातों को वह सीखता है, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ क्या कि बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में आकर के बालक जो होता है, जो भी शब्द होते हैं, जो प्रतीक होते हैं, उनका प्रयोग करना, प्रतीकात्मक खेल खेलता है या फिर उनका प्रयोग करना शुरू कर देता है। यानी कि जो बालक है वो शब्दों को सुनता है और सुन करके उसका अनुकरण करता है, अनुकरण करके ही उसे अपने व्यक्तित्व में लाता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है कि खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोगों को यहाँ पे गौर से समझना है। प्रश्न पूछता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ही कहा जाता है, ठीक है। या खिलौने की आयु कितनी होती है, बच्चों में खिलौने की आयु कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की आयु को जो है खिलौनों की आयु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि इस दौरान उसमें भाषा का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जब बच्चा जो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है तो छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देता है, जिसमें बच्चा जो होता है अपने मम्मी पापा, मम्मा पापा या फिर दादा दादी कह करके पुकारना शुरू कर देता है, ठीक है। और इस अवस्था के लास्ट स्टेज तक आते आते वो बहुत सारे शब्दों का या वाक्यों का प्रयोग करना भी स्टार्ट कर देता है। आगे देखिए फिर क्या कहता है यहाँ पे अगला टॉपिक कि वस्तु अस्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है, ठीक है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है और इसे जीववाद कहते हैं। यानी कि बच्चे जो होता है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का पहचान करना शुरू कर देता है। यानी कि किसी वस्तु को देखता है, जैसे कि कोई कौवा है, अगर वो कौवा जो है किसी घर के छत पे बैठा हुआ है तो उसको देख करके पहचान सकता है कि हाँ यह कौवा है, वह कुत्ता है, वह बिल्ली है, वह बंदर है। इन सभी चीज़ों की पहचान करना शुरू कर देता है। तो वस्तु अस्थायित्व का भाव जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में आ जाता है, ठीक है। आगे देखिए, निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। यानी कि इस अवस्था में बच्चा जो होता है, कोई निर्जीव वस्तु होते हैं, निर्जीव वस्तु को भी वह सजीव समझने लगता है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इस अवस्था में यानी कि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के बच्चों के बीच अगर हम किसी निर्जीव वस्तु को कुछ नुकसान पहुंचाते हैं तो उसे लगता है कि नहीं ये तो सजीव वस्तु है, इसे चोट लग रहा हो। यानी कि जिस तरह से उसे चोट महसूस होता है उसको ऐसा प्रतीत होता है कि निर्जीव वस्तु को भी मारने पर, पीटने पर चोट महसूस होगा। तो फिर अगला टॉपिक हम देखते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। यानी कि इस अवस्था में आते आते बच्चे जो होते हैं वो प्रतीकात्मक सोच अपने अंदर उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में चर्चा करते हैं, जो हमारी तीसरी अवस्था है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। तो जीन पियाजे के संक्रियात्मक सिद्धांत के अनुसार जो यह तीसरी अवस्था है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। यानी कि जीन पियाजे की जो मूल संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था को माना जाता है, ठीक है। इस अवस्था में बालक का चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। देखिए इस अवस्था में बालक जो होता है कई सारी चीज़ों के बारे में चिंतन करना शुरू कर देता है या फिर उसके बारे में वार्तालाप करना शुरू कर देता है, तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस अवस्था में बालक जो है चिंतन और तर्क करना स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है। यानी कि किसी भी चीज़ों के बारे में वो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए चिंतन करना शुरू कर देता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में और क्या चीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बारे में और क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक आ रहा है कि यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है। दूसरा टॉपिक आ रहा है कि इस अवस्था में बालक का चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। तीसरी अवस्था, इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताना शुरू कर देता है। यानी कि बच्चे को दिन, तारीख, समय, महीना इन सभी चीज़ों के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल हो जाती है और उसकी पहचान करने में भी वह सक्षम हो जाता है। फिर अगला टॉपिक आ रहा है कि इस अवस्था में बालक सही अनुपात का
अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को जानने लगता है। यानी कि बच्चा समझ जाता है कि 10 जो है 11 से छोटा है, 15 जो है 14 से बड़ा है, या फिर अगर किसी चीज़ का अंतर करना कह दिया जाए, यानी कि अगर हम उस बच्चे को जो है दो चीज़ें दिखा रहे हैं और दोनों चीज़ों का भार सेम है और आकार अलग अलग है, तो उसमें आकार और भार में वह अंतर समझना शुरू कर देता है। ठीक है, और देखिए इस अवस्था को जो है मूर्त चिंतन का अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसका नाम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये जो टॉपिक लिखा हुआ है कि मूर्त चिंतन का प्रारंभ, ये प्रश्न यहाँ से आता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार मूर्त चिंतन का शुरुआत किस अवस्था में हो जाता है। तो इसका आंसर ऐसे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मूर्त शब्द से ही हम लोग जान जाएंगे कि मूर्त चिंतन का प्रारंभ जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। अगर इसी प्रश्न को ऐसे पूछ दे कि बच्चों में अमूर्त चिंतन का प्रारंभ जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से किस अवस्था में आता है, तो वो अमूर्त में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग अमूर्त लगा सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम चर्चा करते हैं। और आज जो है आज की इस वीडियो का यह जो लास्ट टॉपिक है जो है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, और यह अवस्था जो है 11 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है, हमको इसके बारे में डिफाइन करना है, बढ़िया से समझना है। तो हमारा पहला टॉपिक है कि यह 11 से 14 वर्ष में आगे की अवस्था होती है, यानी कि 11 से 14 वर्ष आगे 18 वर्ष तक चलती है यह। ठीक है, इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य हो जाता है। चूँकि इससे पहले इसका जो पहले की अवस्था होती है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, वहाँ पे बच्चा मूर्त चिंतन शुरू कर देता है, और इस अवस्था में आते आते जो है उसमें अमूर्त चिंतन करने की अवस्था भी जागृत हो जाती है, यानी कि वह अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। आगे देखते हैं अमूर्त चिंतन कैसे करता है। यानी कि बच्चे जो होते हैं इस अवस्था में आते आते स्मरण करना शुरू कर देता है, मनन करना, चिंतन करना शुरू कर देता है। ठीक है, अगला देखिए कार्य के करने का जो कारण है, यानी कि क्या अंतर है, इसके बारे में भी वो समझता है। यानी कि कोई काम करता है तो उस काम को करने से उसको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसके बारे में भी जानकारी हासिल करना शुरू कर देता है। इसलिए इस अवस्था को जो है तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि अमूर्त चिंतन या फिर तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग जो है इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग जो है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में और भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तथा ढेर सारा प्यार मुझे अपने दोस्त समझ करके देंगे। तब तक बस हम लोग अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।